नमस्कार साथियों टारगेट विद अंबुज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो ये 18 जून 2018 यानी प्रथम पाली का है। तो मैंने इससे पहले मैंने 10 वीडियो कंप्लीट कर दी। ये 11वीं वीडियो है। आप इसको देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है आरामपुर, ऑप्शन सी है गाजियाबाद, ऑप्शन डी है वाराणसी। सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी? रचनाएं बहुत पूछता है, कई बार पूछता है, तो मैं बता देता हूँ। गोदान है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है, उसके बाद में सेवा सदन है ना। तो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, कृतियां हैं। उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास की बात की जाए तो इनके बहुत सारे हैं, है ना। इनको सम्राट उपन्यास भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां इस प्रकार हैं, जैसे पंच परमेश्वर है, और गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, ईदगाह ईदगाह, उसके बाद में पूस की रात, कफन, है ना। ये सब इन्हीं की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी काशी विश्व विद्यापीठ, ऑप्शन सी है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1877 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास द्वारा की गई थी। 1995 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, है ना। तो फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन सी है मुरादाबाद, ऑप्शन डी है बनारस, सी है बनारस, ऑप्शन डी है कन्नौज। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कन्नौज, है ना। फ्रांस के शहर ग्रासे को विश्व की इत्र की नगरी कहा जाता है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश कन्नौज का शहर है ना। तो पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है। कन्नौज इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल नगरी है ना। वाराणसी लकड़ी के खिलौने और जरी के चिकन के काम होते हैं ना, तो इसीलिए आप जाने। फिर अगला प्रश्न है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ऑप्शन ए है वर्मा, ऑप्शन ए है बर्मा, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। तो सही आंसर होगा भूटान, है ना। तो भारत के पड़ोसी देश भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, लैंड ऑफ द थंडर ब्लास्ट, थंडर बोल्ट भी कहा जाता है ना। तो फिर क्या है कि भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले जैसे भारतीय जिले कौन कौन से हैं? तो भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम भी शामिल है, ठीक बात। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 2017 में काजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन ए है रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी है गणित, ऑप्शन डी है साहित्य। तो सही आंसर हो जाएगा साहित्य, है ना। तो ये साहित्य में मिला था 2017 में इनको। मशहूर ब्रिटिश लेखक थे। और अब की जो 2022 में मिला है, 2022 में किसको मिला था? फ्रेंच लेखक एनी एर्नॉक्स को। और एलिस बेलियांस्की भी मिल चुकी हैं, इनको भी मिला है। तो जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो 2023 में मिला है, जॉन फॉसे को दिया गया है। अगला है कि पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? ऑप्शन ए है बिलावल भुट्टो जरदारी, ऑप्शन बी है बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी है शेरी रहमान, ऑप्शन डी है मुमताज महल। तो सही आंसर हो जाएगा शेरी रहमान, है ना। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेत्री शेरी रहमान पाकिस्तानी सीनेट में विपक्षी पहली महिला नेत्री बनी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी है गरुण, ऑप्शन सी है ब्रह्मोस। तो सही आंसर ऑप्शन डी है नारायण। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस।
भारत द्वारा रूस के सहयोग से बनाई गई क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सीकर तकनीक से युक्त ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना। इसका मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी से मतलब ब्रह्मोस नाम रखा गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3। तो सही आंसर है 2। भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्व में समझौता एक्सप्रेस तथा थार दोनों ट्रेनें संचालित होती हैं। वर्तमान में समझौता लिंक एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से अटारी एवं थार लिंक एक्सप्रेस जो है भगत की कोठी से मुनाबाव भारतीय सीमा में संचालित हो रही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है सिस्को, ऑप्शन डी है कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो सही आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज एनालिटिका, है ना। तो ब्रिटिश परामर्शदाता कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका हाल ही में वैश्विक डेटा चोरी अपराध के मामले में क्या है कि संलिप्त हो गई है। गूगल एक सर्च इंजन है, इसकी स्थापना जो है 1998 ईस्वी में की गई। अमेजन की स्थापना 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में, है ना। अगला प्रश्न है, क्या है कि 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक सितंबर 2007 में हुई, है ना, में मतलब कहाँ पे हुई? ऑप्शन ए है संघाई, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, है ना। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक सितंबर 2017 की नई दिल्ली में संपन्न हुई। रूस भारत एवं चीन के विदेशी मंत्रियों की बैठक 10 सितंबर 2020 को संपन्न हुई। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भाग लिया ना। वर्ष 2021 में मंत्रियों की बैठक वर्चुअल रूप में संपन्न की गई थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल मतलब किसके शासन काल में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वेलेजली, ऑप्शन डी है क्लाइव। तो सही आंसर हो जाएगा वेलेजली, है ना। तो वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद जो कि 1798, मैसूर 1799, तंजावुर जैसे तंजौर बोलते हैं 1799 और अवध जो है नवंबर 1801, पेशवा सितंबर जो है 1802, बरार के भोसले 1803 तथा सिंधिया 1804 और क्या ईस्वी में, और 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। और लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल का कार्यकाल जो है 1813 से 23 तक में ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जो कि 1815 ईस्वी को संगोली की संधि पर हस्ताक्षर से समाप्त हुआ था। इस संधि को 4 मार्च 1816 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी एवं नेपाल के राजा द्वारा अनुमोदित किया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का उनके नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। मतलब किसको सौंपा गया था? तो ऑप्शन ए है रणजीत सिंह, ऑप्शन बी है बंदा बहादुर, ऑप्शन सी है अजीत सिंह, ऑप्शन डी है जुझार सिंह। तो सही आंसर हो बंदा बहादुर, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर को सौंप दिया गया। रणजीत सिंह शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। इनके शासन काल में प्रशासनिक राजधानी लाहौर थी। सिख राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे और उन्होंने अपनी मां के संरक्षण में 1849 तक का शासन किया था। फिर अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले मतलब किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी है मौलाना आजाद। तो सही आंसर हो जाएगा मतलब चौधरी रहमत अली, है ना। तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली, है ना, चौधरी रहमत अली द्वारा अपने पत्र पम्पलेट पाकिस्तान डिक्लेरेशन में
नाउ फॉर नाउ और नेवर, आर वी टू लाइव और पेरिस फॉर एवर, है ना। नाउ नाउ और नेवर, और वी टू लाइव और पेरिस फॉर एवर नामक शीर्ष से छपे एक लेख में किया था, जिसका शीर्षक नाउ और नेवर था। प्रस्तुत मतलब में प्रस्तुत किया गया था। क्या है कि 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वर्ष 1940 में 40 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक 6 वर्ष तक अध्यक्ष बने रहे। कांग्रेस के संपूर्ण इतिहास में सबसे लंबे अवधि तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रही हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि के विरोध में छोड़ दिया था, तो किसके विरोध में? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन सी है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। तो सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार, है ना। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। लॉर्ड इरविन की सलाह पर भारतीयों को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, नहीं किया गया था। कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, है ना, तथा 2 अन्य थे, स्टोफर क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर भी थे, है ना। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्भव स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है ओडिशा। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तथा संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, है ना। यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुदुचेरी में भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी है लोकटक लेक, ऑप्शन सी है चिल्का, ऑप्शन डी है वुलर। तो सही आंसर हो जाएगा वुलर लेक, है ना। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी ताजे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील है, गोकुल झील का उदाहरण है। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित मीठे पानी की झील है। लोकटक मणिपुर में है ना, ये ताजे पानी की झील है। और चिल्का उड़ीसा राज्य में है और महानदी के मुहाने पर स्थित है ना। ये खारे पानी की लेगोन झील है। फिर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा पारित होता है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर है जापान, है ना। देखिए मैं बता देता हूँ कहाँ से क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान में कानून बनने की निर्धारित प्रक्रिया जापान तक से संबंधित है। तो मैं बता देता हूँ, देखिए क्या कि संवैधानिक यहाँ पे प्रधान है और यहाँ पे स्रोत कहाँ से लिया गया। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और मूल अधिकार अमेरिका से। डीपीएसपी आयरलैंड से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा। न्यायिक पुनराविलोकन, है ना, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है ना। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। फिर अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष कब, यानी कि मैं आपको बताना है, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया था। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2008, ऑप्शन डी है 2009। तो सही आंसर हो जाएगा 2009। जो संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 18 सभी वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, है ना। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
यही पूछा है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया था, कब है, तो 2009 का है ना, संसद द्वारा पारित किया गया, जो अप्रैल 2010 से लागू है ना। अगर लागू पूछता तो 2010 से लागू है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने, उसके बाद में डैश है, डॉट डॉट करके है ना, ने मतलब उसके बाद में ऐसे डॉट डॉट करके है, एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है भरतपुर, ऑप्शन डी है जयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसमें क्या है कि मैं बता देता हूँ क्या है। जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन, दिल्ली, मथुरा और बनारस और जयपुर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था। जय सिंह द्वितीय ने 1728 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना करवाई थी, और उन्होंने जो है जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार करवाया, तथा उन्होंने यूक्लिड की कृति रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। अतः ये दोनों मतलब ए भी और दोनों भी सही है ना, मतलब इसमें दोनों सही है। क्यों सही है? इन्होंने एक उज्जैन में करवाया था, दिल्ली में करवाया था, मथुरा में, बनारस में, जयपुर में। तो दोनों ऑप्शन नहीं है क्या? ये है और डी है, तो उज्जैन भी है, जयपुर भी है, तो इसीलिए ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 18 मतलब यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, फिर डैश है, के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए खसरा और गलसुआ, ऑप्शन बी है खसरा और रूबेला, ऑप्शन डी है रूबेला और तपेदिक, ऑप्शन मतलब सी है रूबेला और तपेदिक, ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा एंड गलसुआ, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा खसरा और गलसुआ, है ना। तो यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ फरवरी 2017 में किया। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र के सदस्य देशों के साथ वर्ष 2020 तक खसरा तथा रूबेला वंशानुगत का खसरा लक्षणों को समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया है। इस दिशा में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9 महीने से लेकर 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से खसरा टीका अभियान शुरू किया है ना। फिर अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है बरेली। इलाहाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले मतलब 5 जिले कौन कौन से? तो प्रयागराज में, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़। सबसे ज्यादा प्रयागराज, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आजमगढ़ है ना। ठीक है। और मतलब ये फिर उसके बाद में लखनऊ 5वें पर है, तो सर्वाधिक प्रयागराज में ही है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है जूनागढ़, ऑप्शन सी है फरीदकोट, ऑप्शन डी है पोरबंदर से जूनागढ़, है ना। तो 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। लेकिन क्या हुआ था कि फरवरी 1948 में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के उपरांत जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो द्वारा, है ना, भारत संघ में अभिन्न अंग बना लिया गया। ध्यातव्य है कि ऑपरेशन पोलो के माध्यम से ही मतलब हैदराबाद को बनाया गया था। तो जानते हैं कब्जा छोड़ते ही नहीं थे पुर्तगाली लोग। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही जगह उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ये कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक, है ना। तो प्रश्नकाल के दौरान तमिलनाडु नहीं था, है ना। फिलहाल के लिए तो अब हो ही गया है, मतलब अब ये भी नहीं है ना, तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब जब
उसका अपसेट है तभी के लिए, तो उसके हिसाब से तमिलनाडु ही सही था। तो तमिलनाडु में द्विसदन व्यवस्था नहीं, राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा सदन एक मतलब एक या दो से मिलकर बना होता है, मतलब बनता है। जिस राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन होते हैं वहां निचला सदन विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद होता है। वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में द्विसदन विधानमंडल है। ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। 6 जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु प्रस्ताव पेश किया है। पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व 1969 तक था। ठीक है ना, तो ये पहले ही आ गया है तो कोई बात नहीं है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना, तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो कुछ समितियां मैं इसको जोड़े बता देता हूँ। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार या उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एस सी मुखर्जी, है ना। तो इंपॉर्टेंट समितियां थी, मैंने बता दिया। फिर अगला प्रश्न है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह मतलब किसकी है ना, की गई थी, किसने की थी, तो ऑप्शन ए भास्कराचार्य, ऑप्शन बी है महावीराचार्य, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। सही आंसर हो जाएगा महावीराचार्य, है ना। तो मैसूर के महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह पुस्तक की रचना की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। भास्कराचार्य द्वारा सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक की रचना की थी, है ना। तो जिसके 4 भाग हैं लीलावती, बीज गणित अध्याय और गोलाध्याय, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 27 है। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक ऑनी लैंसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। ऑप्शन ए है बीरप्पा मोइली, ऑप्शन बी है एस एम कृष्णा, ऑप्शन सी है शशि थरूर, ऑप्शन डी है मनोहर पारिकर। तो सही आंसर हो जाएगा बीरप्पा मोइली, है ना। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरप्पा मोइली द्वारा अंग्रेजी पुस्तक अनिलैसिंग इंडिया लिखी है। इस पुस्तक में भारत 25 से 30 वर्षों में वैश्विक महाशक्ति कैसे बन सकता है इसका वर्णन किया गया है। शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, है ना, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और के बीच मतलब डैश है के बीच हम सफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की है। तो ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है बलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर, है ना। तो सितंबर 2016 में भारतीय रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली गोरखपुर जंक्शन के बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की। जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे से युक्त हमसफर एक्सप्रेस की बोगी का निर्माण एलएचबी तकनीकी से किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन जौनपुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी है बाराबंकी। तो सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, है ना। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सम्राट अशोक अपने पुत्र का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा, है ना, सलीम पर रखा है, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाने गए। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना अकबर ने गुजरात विजय के बाद करवाया था। यही पर अकबर ने बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, पंचमहल, दीवाने खास आदि का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है तीसरा मतलब हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए है माउंट लाहौसे, ऑप्शन बी है माउंट मकालू, ऑप्शन सी है माउंट फूजी, ऑप्शन डी है माउंट कंचनजंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा। सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल
की सीमा पर स्थित कंचनजंगा हिमालय की एवं विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। लाहौसे 8,516 मीटर की ऊंची मतलब ऊंची विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि एवरेस्ट से दक्षिण घाटी से मतलब जुड़ी हुई है। जो मकालू है 18 मतलब 8 कितना है 8463 मीटर ऊंची है, विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। और फिर अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है ना। तो ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है गेंदा, ऑप्शन सी है चमेली, ऑप्शन डी है प्लास। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्लास। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल प्लास है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा जानते ही हो, है ना। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौच है ना। तो ये सारी चीजें आप जानते हो। वृक्ष अशोक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ इसको, ब्यूटिया मोनास्पर्मा, इसको ब्यूटिया मोनास्पर्मा के नाम से जाना जाता है। इसको जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि ये मतलब लाल होता है सुर्ख, है ना। तो इसको जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। और अशोक का मतलब साइंटिफिक नेम होता है सरिस्का अशोका, है ना, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है, किस अंग में होता है। ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी है जिगर, ऑप्शन डी है पित्ताशय। तो सही आंसर हो जाएगा जिगर यानी लीवर, है ना। तो जिगर मनुष्य में पित्त रस का उत्पादन होता है ना, और जो कि पित्ताशय में जमा रहता है। पित्त रस भोजन में अम्लीय और क्षारीय बनाता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। और यकृत जो लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे मतलब डायफ्राम के पीछे स्थित होती है, ठीक है। यह अमाशय के कुछ भाग को ढके रहती है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1993, ऑप्शन डी है 1950। 1993। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश सितंबर 1893 को लागू हुआ था तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है। ऑप्शन ए है मतलब तुंडिका शोथ यानी टॉन्सिल जिसे बोलते हैं, पित्ताशय की पथरी, ऑप्शन सी है दिल का दौरा, ऑप्शन डी है दाद। तो सही आंसर हो जाएगा दाद, है ना। तो फंगस से दाद होता है ना, ट्राइकोफाइटोन। तो दाद रोग फफूंद के कारण होता है। दाद रोग में मतलब डर्मेटोफाइटोसिस तथा रिंगवार नाम से भी जाना जाता है। ये त्वचा का रोग है ना, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न पर है किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पाद किया। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। तो उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2016-17 में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है। और अप्रैल 2023 में मतलब इंडियन मिल शुगर एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विपणन सत्र 2022-23 में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम एवं द्वितीय पर उत्तर प्रदेश का अनुमानित है ना, ऐसा है इसमें बताया गया। प्रश्न संख्या 36 है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को मतलब किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, है ना। तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने ही लिखा था। भारत के संविधान के मूल प्रति मतलब मूल दस्तावेज को जो हिंदी संस्करण है इन्होंने लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा लिखा गया है ना। तो उसके बाद में क्या है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें 22 अनुच्छेद 395 मतलब 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं। फिर अगला प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है ए है पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन बी है बायोटिन, ऑप्शन सी है स्कार्बिक एसिड, ऑप्शन डी है फॉलिक एसिड। सही आंसर हो जाएगा बायोटिन, है ना। तो मैं कुछ विटामिन के नाम बता देता हूँ। देखिए विटामिन B7 का बायोटिन नाम होता ही है, तो आप लोग जानते हैं बायोटिन जल में घुलनशील होता है। बी और सी दोनों जल में घुलनशील ही होते हैं,
है ना। इसकी कमी से होने वाले रोग, सिर में दर्द, बालों का झड़ना, लकवा आदि इसके प्रमुख भोजन मतलब अंडा, दूध, यकृत, मांस, है ना, इससे स्रोत हैं। और मैं कुछ तो यहाँ पे मैं विटामिन के कुछ नाम बता दे रहा हूँ। तो विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रतौंधी। और उसके बाद में बी का होता है, बी में 1 2 3 होता है ना, तो 1 का होता है थायमिन, और B2 भी होता है, B2 का होता है राइबोफ्लोविन, और B3 भी होता है, इसका होता है नियासिन, B4 होता है, फिलहाल के लिए B5 लिखिए, B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल, और B6 होता है पायरिडॉक्सिन, और B7 तो बायोटिन होता ही है। B9 होता है, B9 क्या है, फॉलिक अम्ल, B12 कई बार बहुत ज्यादा पूछा था, इसका साइनोकोबाल्मिन होता है ना, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो इतना बी कॉम्प्लेक्स का मैंने लिखा दिया, और बाकी BC होता है, सी को कैल्सी, इसका सी होता है स्कर्बिक एसिड, बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, स्कर्बिक एसिड, इससे होता है स्कर्बी रोग। डी का होता है कैल्सीफेरॉल, है ना, इसमें मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से हड्डियों में दिक्कत होती है, और धूप की से उससे प्रकाश। बी के सी, डी, इसके बाद में ई, इसका टोकोफेरॉल होता है ना। के भी होता है नेफ्थेक्यूनन होता है, इसमें रक्त का थक्का इसी से बनता है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। तो दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 2005 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है ना, 29 अगस्त को। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। साथियों कंटिन्यू ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, और अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।